हाय एंड वेलकम टू द बिल्डमेट पॉडकास्ट। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो आपके घर का डिज़ाइन पार्टनर है, जो आपके घर के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, और मैं चाहूँगा वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करें। मैम, विल यू डू द ऑनर्स प्लीज़? Yes, thank you, Rishabh. I'm Sangeeta Vij. I'm a structural engineer, a civil engineer with structures design experience, and I've been working for 40 years on all kinds of building designs. मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर अस टुडे। पहला सवाल जो सबसे ज़रूरी है, जो आता है मन में, ये आता है कि व्हाई डू यू थिंक आर प्रोफेशनल्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी जब मैं अपना घर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो? देखिए, एक सबसे पहले तो आपको अच्छा एक आर्किटेक्ट चाहिए जो आपका घर का लेआउट, उसके एलिवेशंस, उसकी फंक्शनल एस्थेटिक्स एंड द कंप्लीट आउटलुक वो डिसाइड करे, आपके साथ डिस्कस करे। और आर्किटेक्ट्स आजकल बहुत अमेजिंग काम करते हैं, वो 360 डिग्री व्यूज़ और वॉक थ्रूज़ बना देते हैं, जिसको देख के आपको ऐसा आइडिया हो जाएगा कि आप अपने घर में रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा, कमरे कितने बड़े होंगे, एक्चुअल फील आ जाती है। क्योंकि कई बार मकान बनने तक आदमी ये समझ नहीं पाता कि 10 बाय 12 या 12 बाय 12 में फ़र्क क्या रहेगा। तो वो जो एक यूटिलिटी पॉइंट है या फंक्शनल पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ज़रूरत है जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे। उसका आपको दो तरह से बेनिफिट मिलता है कि एक तो वो कॉस्ट को, स्ट्रक्चर की कॉस्ट को कंट्रोल करके चलता है, और दूसरा आपको सेफ़ बिल्डिंग बना के देता है, जो कि हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के हिसाब से अर्थक्वेक के लिए, विंड के लिए और सभी फंक्शनल लोड्स के लिए वो बिल्डिंग डिज़ाइंड होती है। मैम, बहुत लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। स्पेशली आज मैं आपसे बात करूँ, एक बहुत सिंपल सी बात है। 2-3 साल पहले अगर घर में भी किसी ने बिल्डिंग बनाई है, शायद उन्होंने आर्किटेक्ट तो ज़रूर रखा होगा लेआउट्स के लिए और प्लानिंग के हिसाब से कि कैसे होना चाहिए, इवन वास्तु कंसल्टेंट रखा होगा, शायद कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड किया होगा। बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अपनी तरफ से खुद एक जाके स्ट्रक्चर इंजीनियर को जाके मीटिंग की होगी या उनसे बात की होगी। तो वेयर डू यू थिंक दैट समबडी कैन फाइंड दिस कनेक्ट? और आपको लगता है कि थ्रू आर्किटेक्ट बात करनी चाहिए, उनके पास कुछ प्रोफेशनल्स अपने होते हैं ऑन टीम, या आपको लगता है कि हर इंसान को अपना एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की इम्पोर्टेंस उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसे आर्किटेक्ट की होती है? मैं समझती हूँ दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस अलग अलग है। जैसे एक ब्रेन सर्जन ज़रूरी है हेल्दी ब्रेन के लिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही एक हार्ट सर्जन ज़रूरी है हार्ट की सर्जरी के लिए या हार्ट की गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्ट दोनों के डिसिप्लिन्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। आर्किटेक्ट प्रोवाइड्स एडिशनल कंफर्ट एंड एस्थेटिक्स एंड glamour to your building, whereas I think structures is the lifeline, so you have to have a good structural engineer जिस पे आपको भरोसा हो कि वो कोड कंप्लाइंट डिज़ाइन दे रहा है आपको। और वो मैं समझती हूँ मिलने के बाद ही आप समझ सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है कि यस, ये आदमी या ये प्रोफेशनल रिस्पेक्ट के काबिल है, मार्केट में इतने अच्छे काम कर रहे हैं और इनकी बिल्डिंग्स गिरती नहीं है। मार्केट में इनकी रेपुटेशन क्या है, आप किसी से बात करें, समझें, उसको जानें, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर पे वो चिंता का विषय मेरे लिए, मुझे रात को कई बार ऐसे ख्याल भी आता है कि हमारे यहाँ अनइंजीनियर्ड बिल्डिंग्स शायद लाखों में हैं जी, और पुअरली इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स भी लाखों में हैं। तो कोई भी अर्थक्वेक अगर मेजर आ जाता है, दिल्ली एनसीआर इज़ क्वाइट सेंसिटिव बिकॉज ऑफ पानीपत। नो, वी हैव हाईली सेंसिटिव फॉल्ट लाइंस इन पानीपत एरिया, सो गॉड फॉरबिड कभी ऐसा ना हो, बट वी आर वेरी ससेप्टेबल एंड वी आर वेरी वल्नरेबल to such phenomena. How do you react to people जो कहते हैं कि यार आर्किटेक्ट मैंने रख लिया, बिल्डर मैंने रख लिया, सरिया की ड्राइंग चाहिए मुझे तो बस? हाँ, देखिए, सरिया ही बिल्डिंग की जान है।
कंक्रीट आप तो समझते हैं एज एन इंजीनियर कि कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत अच्छा होता है। वर्टिकल लोड के लिए अगर कोई बिल्डिंग जिस पे अर्थक्वेक नहीं लगना या विंड नहीं लगना, जैसे जोन 2 में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें कोई चिंता नहीं है, आपने सरिया कम भी डाला या गलत जगह पे भी डाला तो चल जाएगा। पर जहाँ अर्थक्वेक की मूवमेंट होने वाली है, बिल्डिंग फ्रीक्वेंटली हिलती रहेगी, फाउंडेशन हिलती रहेगी, तो वहाँ हमारे लिए स्टील बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्टील इज़ व्हाट lends the strength to bend, to allow the building to deflect and come back to its original shape. आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक में हिले तो भी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए बिना गिरे हुए और बिना डैमेज हुए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्टील उसके लिए ज़रूरी होता है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी 40 साल के एक्सपीरियंस में हर बिल्डिंग में हर क्लाइंट हमसे कहता है कि सरिया थोड़ा कम कर दो। अब वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं जो कोड में और हमारी इंजीनियरिंग बुक्स में हमें पढ़ाए गए हैं। हम ना तो सरिया कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। इफ़ वी आर वर्किंग ऑन अ कोड कंप्लाइंट बिल्डिंग, और हम कोड कंप्लाइंट बिल्डिंग से लोअर काम करते नहीं है। किसी के कहने पे ऐसा नहीं है कि 6 किलो आ रहा है तो हम उसको 4 किलो कर देंगे। वी डोंट डू दैट काइंड ऑफ वर्क। ऐसा कोई मापदंड होता है कि 4 किलो की एवरेज, 4.5 किलो की एवरेज, 6 नहीं, किलो ये की एवरेज? सब फिक्टिशियस फिगर्स हैं, और हर बिल्डिंग की ज्योमेट्री पे, उसकी हाइट पे, उसके स्पैन्स में, मतलब कितने कितने मीटर पे आपने कॉलम लगाए हैं, क्या साइजेस हैं आपके बीम और कॉलम पे, इस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना सरिया निकलेगा उस बिल्डिंग में। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आर्किटेक्चरल प्लान और एलिवेशन होता है। आपकी बिल्डिंग यदि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या एलिप्टिकल है तो उसका जो सरिया है सेम हाइट और सेम लोडिंग के लिए वो मिनिमम आएगा। पर जैसे ही आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके फ्लावर शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, मान लीजिए प्लान में जी, जैसा कि लोग शायद आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन से करते हैं टू गिव मैक्सिमम नेचुरल वेंटिलेशन एंड लाइट जी, टू ऑल फ्लैट्स, so you will have a central core and the rest of the units will be like petals, Will be you know, around it, yes. तो वो मैक्सिमम सरिया अट्रैक्ट करेगा। ओके। मैंने ये तक सुना है कि मैंने बहुत पैसा लगाया अपने स्ट्रक्चर के अंदर, मैंने उसको बहुत स्ट्रेंथिंग दी है और मेरे घर में तो 32 mm तक का सरिया लगा हुआ है। डज दैट हैव एनी रेलेवेंस टू एनीथिंग? एक्चुअली इट साउंड्स टू मी लाइक अ मिस्त्री टाइप कंस्ट्रक्शन। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी अभी, तो हमारा पेरेंट्स का घर बन रहा था नोएडा में, तो मिस्त्री साहब बना रहे थे। जी, तब तक तो हमें भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आई शुड हैव ऑफर्ड टू माय पेरेंट्स कि मैं डिज़ाइन कर देती हूँ। okay. तो उन्होंने बीम के सेंटर में सरिया डाला हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ तो न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ आपको नहीं डालना है सरिया। जी, तो द गाय गॉट सो ऑफेंडेड एंड ही टोल्ड माई डैड कि जब शटरिंग खुलेगी तो आपकी बेटी नीचे खड़ी होगी, मैं नहीं खड़ा होऊंगा अगर आप इनकी बात मानोगे तो। एंड दैट वाज सच एन एग्रेसिव स्टेटमेंट टू मेक, यू नो, बिकॉज दीज गाइज डू नॉट रियलाइज कि ज़्यादा सरिया सेफ नहीं है। बिल्डिंग को ऑप्टिमम स्टील के साथ डिज़ाइन करने के लिए आपको अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ज़रूरत है। आप ज़्यादा कॉस्ट पे करके, ज़्यादा सरिया डाल के अपनी बिल्डिंग को बल्कि अनसेफ बना देते हैं। वो जब फेल होगा तो वो स्ट्रक्चर ब्रिटल फेलियर होगा, अचानक फेल हो जाएगा वो, और इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू नो, एडिंग स्टील। ऑल डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट। Yes. उस पर कितना इवेंचुअली लोड आना है, Yes. उसके हिसाब से फिर उतनी Yes. वैसी ड्राइंग बनेगी और वैसा बिल्कुल स्टील की रिक्वायरमेंट निकलेगी। राइट। मैम, बिसाइड्स सरिये की ड्राइंग, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और क्या सर्विस देता है अपने क्लाइंट को? देखिए, हमारा काम है क्लाइंट को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देना। उसने मान लीजिए 1 करोड़ के बजट रखा है, एक 200 गज का मकान बना रहा है, जी, तो 1-1.5 करोड़ मान के चल रहा है वो कि इसमें बिल्कुल। मेरा घर बन जाना चाहिए। तो उसमें उसको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले प्लस सेफ डिज़ाइन मिले। Yeah. उसका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक आने पर जोन 4 में यदि हम बैठे हैं तो जोन 4 में जो कोड की प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से वो सेफ रहना चाहिए। जी। आपने रोल तो एक्सप्लेन किया मैम कि एक प्रोफेशनल का रोल क्या होना चाहिए घर में,
आप क्या ये कुछ बताना चाहोगे कि एक्चुअली आज है कैसा, दोनों में रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस कितना है? क्योंकि आई रियली थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो आप बोले हैं वो लोग भी रियलाइज़ करें कि हाँ ऐसा है। देखिए, सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है जी। अगर आप किसी जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम बहुत ही एक्यूट है तो ऑब्वियसली आपका मसला हल होगा नहीं। जी। तो बहुत से टिपिकल बहुत ही क्रिटिकल केसेस आते हैं हमारे पास। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन नहीं होता, बिल्डिंग बहुत पुरानी है, फेलियर के पास पहुंच चुकी है। उस तरह के केसेस में भी यदि आपको पता ही नहीं है कि आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाना है तो यू आर गोइंग टू इनवेरिएबली सफ़र अ लॉस। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का मेनली जो रोल है वो बिल्डिंग को सेफ बनाने का है विद द मिनिमम कॉस्ट ऑन द क्लाइंट। पर ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि क्लाइंट्स को पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी कोई चीज़ होती है। तो अगर आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो ऑब्वियसली इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस इन दिस केस। इग्नोरेंस इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू प्रिटी हैवीली। एंड इन जनरल मैं देखती हूँ कि लोग या तो आर्किटेक्ट भी हायर नहीं करते, मिस्त्री टाइप काम करा लेते हैं। हम लोग वृंदावन टाइप जाते हैं या नोएडा की बीच में इंटरनली हमने बहुत ट्रैवल किया है तो आधी ईंट के ऊपर भी लोगों ने 4-4 मंजिल के होटल बना दिए हैं या रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं, ऊपर रूम्स बना दिए हैं। और जो कुछ लोग हैं जहाँ रेगुलर कॉलोनीज़ हैं, अच्छी कॉलोनीज़ में भी लोग आर्किटेक्ट तो हायर कर लेते हैं पर वो सोचते हैं कि ठीक है बस अब हमारा काम हो गया, आर्किटेक्ट को बिल्डिंग दे दी, डिज़ाइन होके आ जाएगी, वो सेफ होगी। ऐसा एज्यूम करना गलत है। क्योंकि आर्किटेक्ट की एंड पे भी गलती हो सकती है। आर्किटेक्ट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। जिसको भी उसने एंगेज किया है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए, कई बार लोग नहीं भी एंगेज करते, आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करके ड्राइंग्स बनवा के दे देते हैं, ऐसा मेरे सुनने में आया है। बट वो बहुत ही डेंजरस फिनोमिना है क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी स्टेज पे आपके घर का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन चेक नहीं हुआ। ना तो नक्शा पास करते टाइम, बिल्कुल यही सवाल अब अगला नक्शा पास करते टाइम कोई अथॉरिटी आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन चेक नहीं करती। तो नक्शा पास के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके? नक्शा पास करते टाइम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से एक सर्टिफिकेट ले लिया जाता है कि मैं जो डिज़ाइन करूँगा बिल्डिंग का वो अर्थक्वेक कोड के हिसाब से डिज़ाइन करूँगा, बस। इट्स अ डिक्लेरेशन। इट्स अ डिक्लेरेशन। और उस बिल्डिंग का डिज़ाइन ड्राइंग या कैलकुलेशंस हम लोग अपने इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर मोस्टली स्टैट प्रो या ईटैब्स यूज़ करते हैं, उसमें 3D मॉडलिंग करते हैं, एनालिसिस और डिज़ाइन करते हैं, फिर बाद में फाउंडेशंस को सेफ में या एक्सेल में डिज़ाइन करते हैं, स्लैब्स को डिज़ाइन करते हैं। वो सारी कैलकुलेशंस कायदे से एक डिज़ाइन रिपोर्ट में जानी चाहिए और ड्राइंग्स जानी चाहिए और 3D मॉडल ईटैब्स का या स्टैट प्रो का जाना चाहिए, चेक होना चाहिए, तब जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। बिल्कुल ठीक है मैम। ये चैलेंज तो हमें हर लेवल पर आता है एक्चुअली कि सही टाइप की ट्रेनिंग या एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है एक इंडिविजुअल का जो इस बिज़नेस में है। आज मैंने रियलाइज़ किया कि रियल एस्टेट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड इट्स अ गुड स्टेटस सॉर्ट ऑफ अ बिज़नेस। तो कई लोग इसके अंदर इसलिए उतर जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं और तेज़ी से पैसा कमाने का मौका मिलता है। बट डू यू थिंक देयर शुड बी अ स्कूल फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स? Do you think there should be a school for plumbers? Do you think there should be a school for all these individuals जो petty contractors भी हैं, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं? Do you think इनकी किसी टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए? I think India is probably the only country where civil contractors are allowed to be people other than civil engineers. बाकी सभी कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि सिविल इंजीनियर होना ज़रूरी है, आपका लाइसेंस होल्डर होना ज़रूरी है टू बिकम अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर। जी। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर आप तभी बन सकते हैं जब आप खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जी। ऐसा हमारे देश में नहीं है और बहुत ही उसका कॉस्टली ये एक इम्प्लीकेशन निकल के आ रहा है कि लोग समझते ही नहीं है कि अच्छी इंजीनियरिंग की वैल्यू क्या है। सब चलता काम कर रहे हैं, मार्केट में जुगाड़ू काम चल रहा है या चालू काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाएं, ट्रेनिंग्स मैंडेटरी हो जाएं, प्रोफेशनल होना मैंडेटरी हो जाए, तो जो होम मेकर है वो भी फिर मैंडेटरी तौर पर प्रोफेशनल्स को हायर करके फिर उनकी सलाह लेगा? मैं समझती हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है ऋषभ कि हम अगर मान लीजिए यूएस का एग्जाम्पल ले लें,
हम अगर वहाँ कोई घर बनाना चाहते हैं या जी। कोई रेजिडेंशियल कॉन्डोमिनियम में बना रही हूँ, जी तो मेरे स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सेंट्रल हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, सारी ही ड्राइंग्स वहाँ पर जमा होती हैं, जी। सारे डिज़ाइन जमा होते हैं, चेक होते हैं, और वो अप्रूव होने के बाद वो डिब्बा बंद हो जाता है। उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. ओके Not even a single change is allowed. ओके You can't add a floor, you can't shift a room, you can't shift the lift pit. हमारे यहाँ तो जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाती चेंजेस होते रहते हैं, which is not allowed there. मैम मेरी Only मम्मी का मन after करता है this तो complete approval process is over, Yeah. then only they allow the contractor to set foot at the site. बट हमारे घर में तो कुछ और कॉन्सेप्ट होता है ना मैम. आज अगर हमें एक स्पेस चाहिए जो बालकनी है और हमें उसे कवर करना है, तो मेरी मॉम डिसाइड करती है कि ठेकेदार जी आप एक काम कर दीजिए, यहाँ एक खिड़की लगाइए, ऊपर से छत डाल के इसको बंद कर दीजिए, मुझे स्पेस चाहिए घर में. तो ऐसी कैनोपीज़ या बालकनीज आपको गिरती हुई भी मिलती है ना. मैंने 30 बाई 8 फुट की एक बालकनी, हमारे एक मित्र हैं डीसी के, जी. मेरे बैचमेट, जी उनके ब्रदर के घर में पूरी की पूरी बालकनी गिर गई थी, जी 30 बाई 8 फुट की. हालांकि वो खुद भी पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर है. ओह तो ऐसा भी होता है ना. मतलब आप अगर कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं, कोई एडिशन कर रहे हैं, कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मदद लेनी चाहिए. और इससे भी इम्पॉर्टेंट एक बात जो अभी मैं मिस कर गई हूँ, कि Sorry. जब भी कोई घर बना रहा है जी तो उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंगेज करना है. प्लस जो ड्राइंग्स और जो डिज़ाइन कैलकुलेशंस या डिज़ाइन रिपोर्ट उसने दी है, 3D मॉडल जो है, इनको संभाल के रखना है. जी क्यों? क्योंकि कल को आप कोई भी ऑल्ट्रेशन करने जाएंगे, एडिशन करने जाएंगे, या आपके घर का टेक्निकल ऑडिट होता है, मान लीजिए आपको मैंडेटरी है जी ऑडिट कराना हर 3 साल 5 साल के बाद, जी जैसा कि हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड में लिखा है, जी पर हम लोग नहीं कर रहे हैं इंडिया में. राइट. तो वो उस समय बहुत ही काम आता है. आज आप कितनी सोसाइटीज़ में देख रहे हैं कि वो लोग ऑडिट करा रहे हैं, जी पर उनके पास पुराना कोई डेटा नहीं है. तो क्लाइंट का ये हक बनता है कि वो यदि आर्किटेक्ट हायर किया है जी तो उससे भी वो मांगे कि एक कंप्लीट सेट आर्किटेक्चर ड्राइंग्स का, एक कंप्लीट सेट स्ट्रक्चर ड्राइंग्स का, सॉइल रिपोर्ट अगर सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया है तो, जी. वाटर टेस्ट रिपोर्ट अगर आपने वाटर टेस्टिंग कराई है तो, जी और सारी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आप संभाल के रखें, डिज़ाइन कैलकुलेशन संभाल के रखें. इट शुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम योर जनरेशन टू योर नेक्स्ट जनरेशन जी. एंड मेंटेन्ड एज अ रिकॉर्ड. Okay. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी. मुझे नहीं लगता मैम कि इतनी इस डायरेक्शन में आज तक कभी किसी ने घर बनाते सोचा जैसे आज आपने बताया. और ये ज़रूरी है सोचना ऋषभ. कभी कोई शुरुआत करेगा तो शुरुआत होगी, एंड आई एम श्योर अवेयरनेस विल स्प्रेड. what is your let us say 2 cents for the next upcoming generation जो civil engineering कर रहे हैं या structural engineering कर रहे हैं, especially not just those students, what are your 2 cents for professionals who've just entered into this field, because this is not a very glamorous field, और शायद कुछ नए इंडिविजुअल्स की बहुत ज़रूरत है इसमें जो सीरियसली इस जॉब को लेते हैं. जैसे आपने बोला कि अगर किसी स्ट्रक्चर में कुछ कमी रह जाए या कहीं पर कोई परेशानी रह जाए तो आपको रात को नींद नहीं आती. तो इस तरीके की चिंता करने वाले लोग जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से थोड़ा पैशनेट होकर उसमें काम करना चाहते हैं, आपकी उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी ऋषभ कि मैं आई हैव एन्जॉयड माई प्रोफेशनल जर्नी ऑफ 40 years and it has given me some very exciting opportunities to do some amazing, iconic and other buildings. तो जो भी लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं या आ रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग नई टेक्नोलॉजीज़, नए मटेरियल्स के बारे में पढ़िए और अपने आप को अपडेटेड रखिए. जो कोड्स हैं, हमारे BIS कोड कमेटी में भी मैं हूँ, तो जो नए नए कोड्स आ रहे हैं या रिविजन्स हो रही हैं उनको पढ़िए. मतलब डोंट फॉरगेट योर बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. डोंट बी जस्ट अ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर. डोंट फॉरगेट योर बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. अपने फंडे जो हैं वो क्लियर होने चाहिए. हम इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत बात करते थे इस बारे में. हाँ. फंडे क्लियर होने चाहिए. फंडे क्लियर होने चाहिए. जब आप कॉलेज में हैं तो आप ध्यान से पढ़िए, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बाद में बहुत काम आएंगी. तभी आपकी एक इंट्यूशन डेवलप होएगी, नो, एन इंजीनियर
or a structural designer, जी. I think it's very important to exercise your intuition and do all the due diligence that is given in the codes. So I think if we have more passionate professionals in the field, तो हमें और जो जितने भी होम मेकर्स हैं उनको भी एक अच्छी सर्विस मिलेगी और शायद उनका विश्वास बढ़ेगा इसमें, एंड आई थिंक दे विल फाइंड इट ईजियर टू हायर पीपल. Yes. मैम, अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? My phone number is 9811776210, or they can call you and they can contact. Would you like to share your email ID as well? Yes, it is sangeeta.vij@sdec.in. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, Rishabh. आपके साथ बातचीत अभी चलती रहेगी, ये मैं सबको श्योर कर दूं. हमारी डिस्कशन काफ़ी लंबी है, बट ये टॉपिक्स बहुत सारे एक्सपेंसिव टॉपिक्स हैं, जिनमें से अभी कुछ एक टॉपिक्स की बात मैं मैम से करा तो मैम कहती मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी इस बारे में बात करने में, लेकिन वो टॉपिक पूरा नहीं होगा. गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन, एंड टुडेज़ कॉन्वर्सेशन वाज विद इंजीनियर संगीता विज. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ write to me at buildmatepodcast@gmail.com or message me on Instagram @buildmatepodcast. Thank you.